सौम्या ने प्रतीक का जीना हराम कर दिया। आए दिन सास ससुर से झगड़ा करके मायके चली जाती। प्रतीक उसे मनाकर वापस ले आता। एक दिन सौम्या ने कहा कि पिताजी ने मुझे मारा है और बच्चे को लेकर चली गई। तो प्रतीक ने अपने पिता को बहुत मारा, जबकि उसके पिता आंसू बहाते रहे कि सौम्या झूठ बोल रही है। अगले दिन सौम्या ने डाइवोर्स ले ली और प्रतीक आए दिन पिता को बुरा भला कहकर मारता रहता। और फिर सौम्या अपने भाई का घर खराब करने लगी तो उसने सौम्या को बच्चे समेत उठाकर बाहर फेंक दिया। वो दोबारा प्रतीक के पास चली आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि प्रतीक तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं नहीं रह सकती इस घर में। अरे मेरी तो ज़िंदगी नरक बन चुकी है। सौम्या का ड्रामा शुरू हो चुका था। प्रतीक कहने लगा, क्या बात हो गई? एक तो मैं दुकान से काम करके थका हारा घर आता हूँ और यहाँ कोई ना कोई तमाशा लगा होता है। वो कहने लगी, अपने पिता से पूछो या अपनी माँ से जाकर सवाल करो। बस मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। सौम्या बहुत सुंदर थी और अपने पति से 8 साल छोटी भी थी, और प्रतीक ने जब उसे अपनी दुल्हन के रूप में देखा था तो दीवाना हो गया था। वैसे भी वो कुछ भारी शरीर का था और सौम्या दुबली पतली स्मार्ट सी लड़की थी। लेकिन जब सौम्या ने अपने से 8 साल बड़े प्रतीक को देखा तो पहले तो रोना धोना मचा दिया कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र के आदमी से कैसे कर दी। दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखा था, बस फोटो ही देखा था। प्रतीक का काम अच्छा था, अच्छा कमाता था, इसलिए सौम्या के घर वालों को आपत्ति नहीं थी। लेकिन सौम्या ने तो अपनी सुहाग रात का भी लिहाज ना किया। प्रतीक को पहली नज़र में सौम्या अच्छी लगी थी, सुंदर लड़की थी, इसलिए कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, इतना प्यार दूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। सौम्या ये जान चुकी थी कि अब तो शादी हो चुकी है, वो चाहकर भी अपने घर वापस नहीं जा सकती। ना ही उसके माता पिता उसकी बात को महत्व देंगे और उसे वापस ससुराल भेज देंगे। पति भले ही बड़ी उम्र का था, लेकिन उसके सामने बिछ जा रहा था। इसलिए वो कहने लगी कि मुझे शादी के बाद घुमाने कश्मीर ले जाओ। प्रतीक ने ये बात मान ली, लेकिन जब अपने घर वालों से बात की तो उसकी माँ कहने लगी, पहले ही शादी पर इतना खर्चा हो चुका है, अभी रुक जाओ, कुछ महीने बाद अपनी पत्नी को ले जाना। लेकिन सौम्या जिद पर अड़ गई थी। आखिरकार प्रतीक अपनी माँ को ही समझा बुझा कर उसे कश्मीर ले गया। 15 दिन उसे खूब घुमाया फिराया ताकि सौम्या का मूड ठीक हो जाए। वापस आते ही सास ने कहा कि बेटा अब तुम घर की जिम्मेदारी को संभालो। तो उसने प्रतीक की ओर देखा। प्रतीक कहने लगा, माँ अभी इसकी इतनी उम्र नहीं है, घर के काम भी करने लगेगी। मैं आपको घर के कामकाज के लिए कामवाली रख देता हूँ और कम से कम कुछ दिन तो मेरी पत्नी के भी नखरे उठा लें, खाना बना लिया करें। प्रतीक की माँ ने भी ज़्यादा बहस नहीं की। सौम्या ने शुरू से ही प्रतीक को अपनी मर्जी के अनुसार चलाना शुरू कर दिया था। कहती थी, जो मैं कहती हूँ तुम वही काम करोगे। तुम जैसे बूढ़े को मैं पति के रूप में स्वीकार कर रही हूँ, तो आखिर कुछ दिन के लिए तुम्हें भी मेरे नखरे उठाने पड़ेंगे। बजाय सौम्या की बातों पर गुस्सा होने के, वह उसकी हर बात मान लेता था। समझता था कि सौम्या ने उसे अपना कर उस पर एहसान किया है। 1 महीने बाद जब उसकी सास ने उसे किचन का रास्ता दिखाया तो वो बर्तन धोने के बजाय पटक रही थी। क्या मुसीबत है, मेरे इतने नाजुक हाथ बर्तन धोने से ख़राब हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से उसने बड़बड़ाते हुए काम किया था। सास तो उसके तेवर देखकर हैरान थी। उन्हें नहीं पता था कि सौम्या इतनी ज़्यादा बदतमीज़ निकलेगी। रात को जब प्रतीक घर आया तो गुलाब और गजरे सौम्या के लिए लाया था और साथ में उसकी पसंद की मिठाई भी थी। सीधा कमरे में ले जाकर कहने लगा, ये तुम्हारे लिए है। वो खुश हो गई, गजरे भी पहन ली और मिठाई भी खा ली। वो कहने लगा, खाना बनाया है? तो कहने लगी, हाँ बना दिया। पूरा दिन घर के काम करके तो मैं तो थक गई हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ को बहू की नहीं, किसी काम वाली की ज़रूरत थी। प्रतीक कहने लगा, कोई बात नहीं, घर के काम ही कितने होते हैं, सिर्फ माँ पिताजी हैं या तुम हो। जैसे ही वो लोग कमरे के बाहर आए तो सौम्या ने टेबल पर खाना लगा दिया। सब बैठकर खाना खाने लगे तो मोटी और टेढ़ी मेढ़ी रोटियां देखकर प्रतीक भी कुछ हैरान हुआ था। जब खाई तो रोटी आधी से ज़्यादा कच्ची थी और बहुत ज़्यादा मोटी थी। उसके पिताजी ने कहा कि बहू, ये तुमने क्या बनाया है, कैसी रोटी बनाई है, ये तो गले से नीचे भी नहीं उतरेगी। तो वो कहने लगी, क्यों नहीं उतर रही, हम भी तो खा रहे हैं। मैं ज़्यादा नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा ही नखरे हैं तो आप अपनी पत्नी से कहें, वही आपके लिए बना दिया करे। सौम्या ने तो सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके ससुर के माथे पर बल पड़ गए। जब उन्होंने प्रतीक की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा गया। इससे पहले कि ससुर प्रतीक को कुछ कहते, सास ने अपने पति का हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा किया। अगले दिन वो अपने लिए और अपने पति के लिए खुद ही रोटी बनाकर ले आई। सब्जी भी सौम्या ने बेस्वाद बनाई थी। सौम्या की सास ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। कहने लगी, जी नहीं, मुझे किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। मैं अपनी मर्जी से खाना बनाने की आदी हूँ। या तो आप खाना बनाएं या मैं बनाऊंगी।
सास चुप हो गई कि अगर उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा तो खाना बनाना उन्हीं की जिम्मेदारी बन जाएगी, और कहने लगी, देखो बेटा, हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। हमारे घर में रोटियां पतली पतली खाई जाती हैं और सब्जी भी ऐसी नहीं खाई जाती जैसी तुम बनाती हो। वो कहने लगी, मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी, आपको नहीं पसंद है तो खुद बना लिया करें। कौशल्या देवी चुप हो गई। बहू से क्या कहती, वो तो बस जान छुड़ाने वाले काम करती थी। कई बार धुले बर्तनों में भी धोने वाला साबुन लगा होता था। कौशल्या देवी चुपचाप दोबारा से बर्तन धो लेती थी। बहू से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ थी, बात बात पर लड़ने को आती थी। सास ससुर का भी उसे कोई लिहाज नहीं था। 2 महीने बाद जब कौशल्या देवी की बेटी आई तो सौम्या का मुंह बन गया था। कहने लगी, ये क्या बात हुई, ये अपने घर में नहीं टिक सकती, यहाँ क्यों आई है? मैं तो इनके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। कौशल्या देवी कहने लगी, मैं खुद बना लूँगी, लेकिन ख़बरदार, जो मेरी बेटी को तुमने कुछ भी कहा, वो 2-3 महीने बाद बस 1-2 दिन के लिए आती है। अच्छा यही है कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो, और अगर नहीं रख सकती तो अपने कमरे में चली जाओ। सास की ये बात सुनकर तो जैसे उसने तूफान सा खड़ा कर दिया कि वैसे तो वो मुझे बेटी बेटी कहते ज़बान नहीं थकती, और अब अपनी बेटी आई है तो तेवर ही बदल गए। उसने प्रतीक से रात में कहा कि तुम्हारी बहन आकर तुम्हारी माँ के कान भरती है और तुम्हारी माँ का व्यवहार मेरे साथ बदल जाता है। अगर तुम्हारी बहन यहाँ आएगी तो मैं भी मायके चली जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये सुनकर प्रतीक बजाय उसे समझाने के अपनी माँ से कहने लगा कि जब हमने रश्मि की शादी कर दी है तो उसको बोलें अपने घर में रहना सीखे, यहाँ क्यों चली आती है? कौशल्या देवी कहने लगी, क्या हो गया है? कल तक तो तुम्हें अपनी बहन बुरी नहीं लगती थी और आज तुम अपनी पत्नी की भाषा बोलने लगे हो। महीनों बाद तो तुम्हारी बहन आती है, उस पर भी तुम्हें आपत्ति है। वो चुप हो गई और रश्मि भी भाई की बातें सुन चुकी थी, इसलिए सुबह होते ही वापस चली गई। कौशल्या देवी समझाती रह गई, लेकिन कहने लगी, नहीं माँ, ये लड़की तो वैसे भी बहुत बदतमीज़ है, उसकी बातें सुनने से अच्छा है कि मैं अपने घर ही चली जाऊँ। आप लोगों से मिलने को जी चाहता है तो चली आती हूँ, अब अगर दिल करेगा तो आप मुझसे मिलने आ जाना, अब मैं नहीं आऊँगी। रश्मि भी चुपचाप अपने घर जा चुकी थी और सौम्या को लग रहा था कि यह उसकी बहुत बड़ी सफलता है। कौशल्या देवी को सौम्या का ऐसा व्यवहार और प्रतीक की ये बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन प्रतीक का तो ये हाल था कि पत्नी के सामने बिछा जाता था, किसी और की सुनता ही नहीं था। जब उसके पिताजी को पता चला कि उनकी बेटी वापस क्यों गई है तो वो तो भड़क उठे। प्रतीक से कहने लगे कि अपनी पत्नी को बोलो, अपनी ज़बान संभाल के बोला करे। मेरी बेटी मुझसे मिलने आती है तो ये कौन होती है बीच में बोलने वाली? अगर इसे मेरी बेटी की 2 रोटियां भारी लग रही थी तो मत बनाती। वैसे भी तुम्हारी माँ ही मेरी और अपनी रोटी बनाती हैं, और जिस तरह का खाना ये बनाती है, ऐसा बेस्वाद खाना कभी तुम्हारी माँ ने मुझे बनाकर नहीं खिलाया, लेकिन फिर भी हम चुपचाप इसे सहन कर रहे हैं। ये होती कौन है मेरी बेटी को बातें सुनाने वाली, और तुम भी उसका साथ दे रहे हो? प्रतीक कहने लगा, भगवान के लिए पिताजी, मेरा घर अगर बस गया है तो इसे बसा रहने दें, आप क्यों इसे उजाड़ना चाहते हैं? मैं जब से जवान हुआ हूँ आपके साथ काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बहन की शादी पर मैंने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी, और अगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे भी अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय गुजारने दें। मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? प्रतीक के मुंह में तो जैसे सौम्या की ज़बान आ चुकी थी। उसने अपने पिता और माँ को बहुत बातें सुनाई। अब तो कौशल्या देवी और किशोर जी भी सौम्या से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि कौशल्या देवी ने अपना खाना भी अलग बनाना शुरू कर दिया। नाश्ता भी खुद ही बनाती थी, और सौम्या तो जैसे आज़ाद हो गई थी। दिल चाहता तो अपने लिए और प्रतीक के लिए कुछ बना लेती, नहीं दिल चाहता तो बाज़ार से मंगवा लेती। आए दिन जब बाज़ार से खाने आने लगे तो प्रतीक का पेट खराब होने लगा। वो कहने लगा, मैं ये सब नहीं खा सकता, भगवान के लिए सौम्या घर पर कुछ बना लिया करो। वो कहने लगी, मुझे नहीं बनाना आता। प्रतीक कहने लगा, अब तो मेरी माँ और पिताजी का भी तुम पर कोई बोझ नहीं है, अब तो वो कुछ नहीं कहते। सौम्या कहने लगी, खाना बनाने के अलावा और भी बहुत काम होते हैं घर में। इन दिनों सौम्या की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। प्रतीक जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। फिर तो जैसे सौम्या की ड्रामेबाजियाँ शुरू हो गईं। अब तो जो थोड़ा बहुत वो काम करती थी उसने वो भी छोड़ दिया, बिस्तर संभाल कर बैठ गई। कहने लगी, मुझे खाना भी मेरे बिस्तर पर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी संतान पैदा करने वाली हूँ, मेरा ख्याल रखो। प्रतीक भी यही करता था। दोपहर का खाना, फल फ्रूट सब कुछ उसे लाकर दे देता, और वो पूरा दिन बस खाती रहती या मोबाइल पर अपने घर वालों से बातें करती रहती। 9 महीने उसने ऐसे ही काटे थे। जब बेटा हुआ तो कहने लगी, बेटे का नाम मैं रखूंगी। कौशल्या देवी ने उसका 9 महीने बहुत ख्याल भी रखा था। कई बार उसे नाश्ता भी बना कर दिया था, खाना भी दिया था। उनकी बहुत इच्छा थी कि अपने पोते का नाम खुद रखें, लेकिन सौम्या ने तो बवाल मचा दिया कि मेरा बेटा है तो नाम भी मैं रखूंगी, और प्रतीक ने भी उसे मना नहीं किया।
बेटा पैदा करके तो उसने जैसे प्रतीक पर और उसके पूरे परिवार पर कोई एहसान कर दिया था। वो तो ऐसी थी जैसे पता नहीं उसने कोई बहुत अनोखा काम कर दिया हो। अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी थी। ज़रा सी भी कोई बात होती तो लड़ने झगड़ने लगती। एक दिन कौशल्या देवी कहने लगी कि एक गिलास में थोड़ा दूध दे दो, तुम्हारे ससुर को बुखार है और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं। ऐसा करो कि आज खाना तुम बना लो, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी खाना बना दूंगी। तो उसने साफ कह दिया कि मैं नहीं बनाती किसी के लिए खाना, मुझसे अपना काम नहीं होता। अपने पोते को कौशल्या देवी बहुत प्यार करती थी, संभालती भी बहुत थी, लेकिन सौम्या ने फिर भी कोई एहसान नहीं किया, साफ इनकार कर दिया। कौशल्या देवी अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बना रही थी कि चकराकर किचन में ही गिर गईं। जब किशोर जी ने ये देखा तो अपनी बहू को बहुत बुरा भला कहने लगे कि तुम जैसी बहू लाने से तो अच्छा था कि मैं अपने बेटे की शादी ही ना करता। सौम्या अपने सास और ससुर के दोनों के साथ बदतमीजी करने लगी, कहने लगी अपने बुढ़े बेटे के साथ मेरी शादी कर दी। अरे अगर मैं ना मानती तो तुम्हारे बेटे को कोई पूछता भी नहीं था। ये सुनकर किशोर जी कहने लगे, अपना मुंह बंद रखो, इतनी बदतमीज हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी हर बात मानता है और तुम उसकी ही बुराइयां कर रही हो। सौम्या ने अपने बेटे को उठाया, अपने 4 कपड़े बैग में डाले और अपने मायके चली गई। जब प्रतीक को रात में पता चला कि सौम्या का उसके माता पिता से झगड़ा हुआ है और वो मायके चली गई है, तो उल्टे पैरों अपने ससुराल पहुंचा था और वो रोने लगी कि मैं नहीं गुजारा कर सकती तुम्हारे घर वालों के साथ, मुझे तुम डाइवोर्स दो, मैं उस घर में नहीं रह सकती। लेकिन प्रतीक उसकी मिन्नतें करने लगा, कहने लगा कि मेरे साथ घर वापस चलो, मैं माँ पिताजी को साफ कह दूंगा कि तुम्हें कुछ ना कहा करें, मैं ना तो तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ और ना ही अपने बच्चे के बगैर। सौम्या को लगा कि उसके पास प्रतीक की सबसे बड़ी कमजोरी आ चुकी है और अब वो इस बात का फ़ायदा उठाएगी। वो वापस ससुराल आ गई, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा अपना व्यवहार बिगाड़ चुकी थी। जब भी उसके सास या ससुर अपने पोते को गोद में लेते तो वो तुरंत छीन के ले जाती, कहती मेरा बच्चा है, मैं तुम दोनों की परछाई भी इस पर नहीं पड़ने दूंगी। ये सुनकर कौशल्या देवी तो चुप हो गई थी, लेकिन किशोर जी बोल पड़े, कहने लगे कि तुम कोई अपने मायके से बच्चा नहीं लाई हो, मेरे बेटे की संतान है और हम क्यों ना पकड़ें, क्यों ना प्यार करें। लेकिन वो कहने लगी कि हाय हाय, मुझ पर तो आरोप लगा दिया, बस यही सुनना रह गया था। अभी उसे वापस आए 8 दिन ही हुए थे, लेकिन फिर नाराज़ होकर अपने मायके बैठ गई। उसकी माँ ने उसे समझाया कि यही मौका है प्रतीक से अपनी बात मनवाने का। उससे कहो कि तुम्हें अलग घर लेकर दे जहाँ तुम अकेली रहोगी। उसे साफ कह दो कि तुम उसके माता पिता को नहीं संभालोगी, ना ही उनके साथ एक घर में रहोगी। सौम्या को लगा अब तक प्रतीक उसकी सारी बातें मानता आया है, ये बात तो चुटकियों में मान जाएगा। अब की बार जब प्रतीक उसे लेने आया तो वो कहने लगी, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे घर वालों के साथ, मुझे अलग घर में रखोगे तभी जाऊंगी, वरना मुझे डाइवोर्स दे दो। वो कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, दुनिया मुझ पर थू थू करेगी। मेरे माता पिता के और दूसरे बेटे होते तो मैं ज़रूर ये कदम उठा लेता, लेकिन अपने माता पिता का मैं अकेला बेटा हूँ। सारी ज़िंदगी मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, संभाला है, मैं कैसे उन्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मेरी माँ अपना अलग खाना बनाती हैं, तुम पर कोई बोझ नहीं डाला और मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ, कभी किसी बात से इनकार नहीं किया। और तुम हो कि फिर भी मुझे बुरा भला कहती हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अलग घर लेकर रहूं। वो कहने लगी, तो किराए पर ले लो, मुझे नहीं रहना तुम्हारी माँ के घर पर, और तुम अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। वो कहने लगा, देखो मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा। वो कहने लगी, पर तुम्हारे माता पिता तो नहीं रखते ना। अरे उन्होंने मेरी ज़िंदगी नरक बनाकर रख दी है, मैं भी सुकून चाहती हूँ, क्या मुझे सुकून से रहने का अधिकार नहीं है? मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे घर पर, या तो तुम अपने माता पिता को देख लो या फिर मुझे डाइवोर्स दे दो। जब वो वापस घर आया तो उसने अपने माता पिता से बहुत लड़ाई झगड़ा किया। आप लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मैं कहाँ से सौम्या को किराए का घर लेकर दूँ। खुद भी बहुत रोया था। कौशल्या देवी और किशोर जी ने कहा कि तुम्हें हमेशा अपनी पत्नी ही ठीक लगती है। अरे वो तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती, शुरू से उसका व्यवहार ऐसा ही था। अब मैं क्या जानता था कि वो लड़की इतनी बदतमीज़ और झगड़ालू है। तुम्हारी माँ ने तो बस उसकी सुंदरता देखी और तुमने भी वही सब कुछ देखा। काश कि तुम उसका स्वभाव देखते, उसे समझाने की कोशिश करते। कौशल्या देवी और किशोर जी भी बेटे के कहने पर अपनी बहू की मिन्नतें करने उसके घर गए थे, लेकिन उसकी एक ही जिद थी कि मैं वापस ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे अलग घर चाहिए। प्रतीक को भी अब सौम्या पर गुस्सा आने लगा था। उसने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो गुस्से में आकर कहने लगा, ठीक है, तुम्हें अगर डाइवोर्स ही चाहिए तो ले लो, लेकिन मैं अलग घर में नहीं रहूँगा। मैं वकील से बात करके तुम्हें डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा दूंगा। सौम्या को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सच में प्रतीक उसे छोड़ देगा, डाइवोर्स दे देगा। वो तब होश में आई थी जब भाभीियों का व्यवहार उसके साथ बदलने लगा। उसकी माँ तक उसे ताने देने लगी कि जब तुम्हारे ससुराल वाले इतनी मिन्नतें कर रहे थे तो क्यों अपने घर नहीं गई।
वो अपनी माँ को हैरत से देख रही थी। कहने लगी, आप ही ने तो कहा था कि अलग घर में जाना। वो कहने लगी, मैंने ये तो नहीं कहा था कि डाइवोर्स की रट लगा के बैठ जाना। सौम्या को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो तो समझती थी कि वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, प्रतीक हमेशा उसी का साथ देगा और वही करेगा जो वो कहेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मर्द जब गुस्से में आता है तो कुछ भी कर गुजरता है। अब तो उसकी भाभीियों ने सौम्या से कह दिया कि किचन का काम तुम क्या करो, अब तुम यहाँ पर कोई मेहमान नहीं रही कि हम तुम्हारी सेवा करें, जाके किचन का काम करो। अब तो उसका बच्चा रोता रहता था और भाभियाँ कहती थीं, जब तक काम खत्म नहीं करोगी अपने बच्चे को नहीं पकड़ोगी। कहाँ वो अपने बच्चे के लाड नखरे उठाती थी और दादा दादी भी अपने पोते को लिए रहते थे। यहाँ तो वो अनाथों की तरह पल रहा था। उसने सोचा कि वो वापस जाए और जाकर माफ़ी मांगे और कहे कि कोई रास्ता ऐसा निकालो कि मैं वापस तुम्हारी पत्नी बन सकूं। लेकिन जैसे ही वो पति के घर पर आई तो हैरान रह गई थी, क्योंकि एक सुंदर सी औरत उसके घर में बैठी थी। जब सौम्या ने प्रतीक से पूछा कि ये कौन है, तो वो कहने लगा, ये मेरी पत्नी है। ये मेरे माता पिता की सेवा भी करती है, बदतमीजी भी नहीं करती और तुमसे ज़्यादा सुंदर भी है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था ना, अब जाओ जाकर अपने मायके में अपनी सुंदरता दिखाओ और वहीं ज़िंदगी गुजारो। कहने लगा, जाओ निकलो यहाँ से। सौम्या रोते हुए अपने मायके वापस आई थी। प्रतीक ने कोर्ट से अपना बेटा भी ले लिया था। सौम्या की शादी उसके भाइयों ने एक ऐसे आदमी से कर दी जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके पहले से 3 बच्चे थे और वो सौम्या के साथ बहुत कठोर व्यवहार करता था। घर के सारे काम भी करवाता था और उसे बातें भी सुनाता था। अब उसे प्रतीक हर पल याद आता था। काश कि उसने अपने पति और सास ससुर की कदर की होती तो आज वो अपने घर में राज कर रही होती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।